हाय बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, जैसे हमने पहली क्लास में अभी जो हमारा था उसमें आपको मैंने सवाल 10वें के जो 5 भाग थे उनको आपको करके बताया है। तो अब जैसे मैंने कहा था पहली क्लास में भी, अब हम आगे के जो हमारे सवाल हैं उन पर ध्यान देंगे कि हमारा आगे के सवाल हमें क्या क्या दे रखे हैं और उनमें क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो जो 10वें के बाद हमारा अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है 11वां। तो पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो जैसे वो सवाल में हमें क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, मतलब कोई समतल है और उस पर स्थित जो बिंदुओं के एक समुच्चय को बनाया जाए, उसमें आर संबंध ऐसा है कि कैपिटल पी कॉमा कैपिटल क्यू, मतलब पी और क्यू हमें बड़े में दे रखे हैं कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान हैं। मतलब हमें समतल के बिंदु का एक समुच्चय, उनमें दो बिंदुओं के बीच हमें संबंध ऐसा दे रखा है कि अगर हम एक बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालें, दूसरे बिंदु की दूरी कहाँ से निकालें, मूल बिंदु से, तो वो हमारी समान होनी चाहिए। ये संबंध है उनके बीच में। तो अब कह रहे हैं ये जो संबंध है वो हमारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध आएगा। तो जो हमें सवाल में संबंध दे रखा है कि बिंदु P और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो हमें इसको लेके संबंध को क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध। ठीक है, और उसके बाद देखो कुछ और भी कह रहे हैं कि पुनः सिद्ध कीजिए कि अगर बिंदु जो 0,0 के बराबर नहीं है, मतलब बिंदु जो P है वो मूल बिंदु के बराबर नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को दिखाएगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। मतलब उसका जो दूसरा भाग है वही कह रहा है कि अगर हम एक बिंदु मान लें P और P से संबंधित जितने भी हमारे बिंदु आएंगे वो एक वृत्त से होके जाएंगे जिनका केंद्र वृत्त का मूल बिंदु पर होना चाहिए। तो वो दूसरा भाग तो हम करेंगे पहले भाग के बाद में, वो ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको करते हैं पहले 11वां जो है हमारा 11वां। तो जो हमें दिया है पहले उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आर पी कॉमा क्यू ऐसा है बिंदु P की, ठीक है ना, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, जैसे मैंने आपको बताया जो हमें दे रखा है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के समान है या बराबर है ना। मतलब ये हमें दे रखा है संबंध जो उनके बीच में है समान है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें संबंध दे रखा था कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है या बराबर है। अब मुझे इस संबंध के अनुसार उसको तुल्यता संबंध दिखाना है। तो आपको मैंने बताया होगा इससे पहली क्लासों में कि अगर किसी संबंध को तुल्यता संबंध दिखाना है तो हमें सबसे पहले क्या दिखाना होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। जब वो तीनों संबंध एक साथ आएंगे तो वो हमारा क्या बन के आ जाएगा, तुल्यता संबंध। तो हम सबसे पहले जो उसका है वो स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसको आप A मान लीजिए, B C D, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक नाम दे रखा बस हमने। तो ये हमारा हो गया स्वतुल्य। अब इस संबंध के अनुसार स्वतुल्य क्या बनेगा कि इसमें दो बिंदु थे P और Q, उनकी मूल बिंदु से दूरी समान थी। तो स्वतुल्य के लिए क्या बनेगा कि P तो हमारा पॉइंट P है ही, या P तो हमारा बिंदु P है ही,
Q को भी हम क्या मान लेंगे, P के बराबर जैसा होता है। तो अब ये हमारा हो जाएगा P, P। अब सवाल के अनुसार ये P, जब P बनेगा तो संबंध क्या बन जाएगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। अब आप इस बात को ज़रा ध्यान देना कि अगर मैं एक बिंदु P मानता हूँ और उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालूंगा और दोबारा उसी बिंदु को ले लूँ मैं ज़रा और फिर दूरी निकालूँ तो समान आएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बिंदु P और P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ये तो बहुत आसान था कि अगर हम P की दूरी मूल बिंदु से निकालते हैं और फिर P को फिर मूल बिंदु के साथ लेते हैं तो वो दोनों दूरी समान तो आएंगी। तो इसका स्वतुल्य संबंध क्या बन गया कि P की O से दूरी और P की O से दूरी एक ही होनी है, जो ठीक है उसको हम समान बोल देंगे यहाँ पर। तो बिंदु P और P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। जैसे हमने Q को क्या मान लिया होगा P, तो वो तो समान ही आएगा। अब जरा इसका आता है सममित, ठीक है। अब देखो हम सममित को जरा देखते हैं। सममित क्या हुआ कि अगर P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तो सममित के लिए Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी। देखो वही तो बात आ रही है इसमें, आप ध्यान देना कि अब मैं जो इसको और एक अलग तरीके से दिखाता हूँ तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अगर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तो मैं देखो आप इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि PQ, या आप बोलोगे इसको PO बोलना, ठीक है, PQ की जगह क्या आएगा हमारा OP, या ये बोल दीजिए कि O की P से दूरी, और O हमारा आपको पता ही होगा मूल बिंदु होगा, ठीक है। OP बराबर OQ, मतलब O की या मूल बिंदु की P से दूरी बराबर मूल बिंदु की Q से दूरी बराबर है। तो OQ किसके बराबर हो जाएगा, PO या OP। आपको तो दूरी जो होती है वो एक ही होती है। अगर मैं A की B से दूरी निकालूं या B की A से दूरी निकालूं वो तो हमारी चेंज नहीं होगी, वो तो एक जैसी रहेगी। तो यहाँ पर वही हुआ कि O की P से दूरी या मूल बिंदु की P से दूरी किसके बराबर है, अगर मूल बिंदु की Q से दूरी के, तो Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सममित जो है वो इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था कि बिंदु P और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, तो यहाँ पर हमारा संबंध स्वतुल्य हो गया होगा। सममित के लिए अगर PO OQ के बराबर है तो हमको पता है OQ किसके बराबर होगा, PO के, ठीक है। तीसरा हमारा आ रहा है इसमें संक्रामक। अब यह देखिए, देखो संक्रामक क्या होगा, इसमें हमें तीन बिंदु लेने होंगे P, Q और R, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर PO बराबर है किसके बच्चों, OQ के, तो PO के दूरी O की Q से दूरी हमारी बराबर है, और OQ की दूरी अगर OR के बराबर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर O की P से दूरी किसके बराबर है, O की Q से दूरी के, OQ से दूरी किसके बराबर है, O से R के, तो
ओ की पी से दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ओ के आर से। जैसे संक्रामक में होता ही है कि जो संबंध है ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो जो दूरी ओ की आप कह सकते हैं पी के साथ है, किसके बराबर, ओ से क्यू वाले के, जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। और अगर क्यू वाले की दूरी ओ की आर वाले के बराबर है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा ऐसा आ जाएगा, ओ की पी से दूरी बराबर किसके, ओ की आर से। तो जैसे पी का क्यू के साथ संबंध था, क्यू का आर के साथ है, तो हमारा पी का आर के साथ यहाँ से आ गया है। तो हम यहाँ पर ये बोल देंगे कि अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, संबंध होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए तीनों संबंध हमारे आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो समतुल्य हमारा ये आ गया आपका। थोड़ा सा आपको आसान भी पड़ेगा कि P और P की दूरी मूल बिंदु से समान होनी है। ठीक है, सममित में अगर हम ये कह रहे हैं कि भैया कि O की P से दूरी किसके बराबर है, O की Q से दूरी के, तो अगर हम Q की दूरी O से निकालेंगे और O की P से, तो वो समान तो आएगी हमारी, क्योंकि दूरी हमारी जो होती है समान ही रहती है, चाहे हम A की B से निकालें या B की A से निकालें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सममित। और संक्रामक में जैसे हमने एक पॉइंट 100 ले लिया, O की P से दूरी निकाली, O की Q से निकाली, फिर बराबर ली यहाँ पर संबंध के अनुसार, O की Q से निकाली और O की R के साथ निकाली, और जब देखा तो देखो यार यहाँ पर OP किसके बराबर आ जाएगा, OR के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा और लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, OR। ठीक है, तो जो हमारा OP है ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे सही कर दूं बस। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा OR। तो जो दूरी हमारी थी वो हमारी P की O से बराबर किसके आ गई, दूरी R की O के साथ। तो ये हमारा तीनों संबंध आ गए, और तीनों जब आते हैं तो संबंध हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध। ठीक है, अब इसके आगे जो दूसरा पार्ट था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो क्या कह रहा है कि एक बिंदु P जो 0,0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिंदु P है वो हमारा मूल बिंदु नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, मतलब हमें जो संबंध लेना होगा वो संबंध लेना होगा P के साथ जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मूल बिंदु के बराबर नहीं है। तो कह रहा है वो जो है से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को दिखाएगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अब जरा इस वाले भाग को हम करते हैं, तो ये जरा कठिन भी नहीं है। देखो आप देखेंगे तो कठिन तुम्हारा ये पार्ट भी नहीं था, 2 पार्ट से सवाल के। तो मैं यहाँ पर आप दिखता हूँ, ये देखिए जरा। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पर मान लेंगे, माना P जो हमें दे रखा है बराबर नहीं है। ठीक है, जो बिंदु हमारा P 0,0 के बराबर नहीं है या मूल बिंदु के बराबर नहीं है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, जहां पर जो हमारा, देखो इसको हम बड़ा सा O बना देंगे। ठीक है, और ये हमारा 0,0 मतलब दिखाने के लिए एक बिंदु को जैसे दर्शाना होगा, तो हमने ये मान लिया कि जहाँ पर जो बड़ा O है, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 0,0, मतलब उसके जो निर्देशांक हैं वो हमारे 0,0 है, जहाँ पर ना ये मूल बिंदु है।
ठीक है, मूल बिंदु है जहां पर हमारा मतलब P जो 0,0 के बराबर नहीं है, वृत्त की परिधि पर है, और जहां पर ये हमारा मूल बिंदु है, और O की P से दूरी, ठीक है बच्चों, O की किससे दूरी, P से दूरी, वो हमने मान ली यहाँ पर स्मॉल k, मतलब आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, k मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं, पर वो अचर होगा। तो आप इसको यहाँ भी ऐसा दिखा सकते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए देखो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो बिंदु P है वो कहाँ पर आ रहा है, वृत्त की परिधि पर आ रहा है, और जो हमारा O है 0,0 वो मूल बिंदु है। तो आपको पता है ये हमारा मूल बिंदु होगा, ठीक है, और जो बिंदु P है वो वृत्त की परिधि पर है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर देखो आप ऐसा कहेंगे, ये हमारा ऐसा बन के आ जाएगा, और बिंदु P जो है उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ये बिंदु P मान लिया, और ये हमारा आपको पता है O होगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया है, बड़ा वाला O, ये O हो गया, ये बिंदु P हो गया, और जो हमारी दूरी है O की P से दूरी हमने क्या मान ली, यहाँ से K। तो अब जो हमें बात कह रहा था वो सवाल में कि बिंदु P जो 0,0 से इक्वल नहीं है, देखो वो हमारा 0,0 के इक्वल नहीं है, वो अलग ही आ रहा है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, मतलब बिंदु P से संबंधित होने चाहिए सारे बिंदु, से होके जाने वाले एक ऐसे वृत्त को दिखाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। तो अब आप देखिए कि ये हमारा एक वृत्त आ गया जिसका केंद्र आपको पता होगा वृत्त का कहाँ पर आ रहा है, मूल बिंदु पर आ रहा है, और P से संबंधित जितने भी बिंदु आएंगे, देखो यहाँ पर P से संबंधित का मतलब ये है कि अगर P हमारा वृत्त की परिधि पर रहता है तो P से संबंधित जितने भी इसके बिंदु होंगे वो सारे कहाँ पर स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पर। जैसे आपको मैं बता दूं, मान लो एक बिंदु आपका यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर बिंदु हमारा यहाँ पर आता है वृत्त की परिधि पर, यहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है, तो उसकी दूरी देखो मैं आपको अलग से बता दूँ, एक ये, जैसे एक ये मैंने ये ले लिया, अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर आता है तो हमको पता है कि अगर हम O की दूरी यहाँ से निकालें, O की दूरी दूसरे से निकालें, O की दूरी तीसरे से निकालें, वो बराबर आएगी, और बराबर दूरी जब आती है किसी एक बिंदु से बाकी बिंदुओं की, तो वो हमारा क्या दिखाता है, एक वृत्त को। तो यहीं पर इस सवाल का जो दूसरा भाग था वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप आखिरी में ये लाइन लिख सकते हैं कि अतः P बराबर नहीं है किसके, 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं, ठीक है बच्चों, सभी बिंदुओं का समुच्चय P से, ठीक है, P से होकर जाने वाले वृत्त को दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर
होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है मूल बिंदु पर है। तो चलो बच्चों उसको एक बार और निगाह मार लेते हैं कि क्या क्या था हमारा, कि जो संबंध दे रखा था वो ऐसा दे रखा था कि बिंदु P और Q की O से दूरी या मूल बिंदु से दूरी बराबर है। ठीक है, तो उसको हमें क्या दिखाना था, तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हमने क्या दिखाया, स्वतुल्य, क्योंकि सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित और संक्रामक, और जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे तो संबंध हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वतुल्य को देखा। तो स्वतुल्य में क्या होता है, जो भी हमें संबंध दे रखा है वो अपने का अपने साथ हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं मूल बिंदु की P से दूरी निकालूं और फिर मैं मूल बिंदु की P से दूरी निकालूं, वो तो बराबर रहेगी। ठीक है, सममित में क्या था कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मूल बिंदु की P से दूरी अगर मूल बिंदु की Q से दूरी के बराबर है, तो मूल बिंदु की Q से दूरी मूल बिंदु की P से दूरी बराबर होगी, वो भी हमारा हो गया। ठीक है, तीसरा जो आपको मैंने करके बताया कि अगर OP बराबर है OQ, मतलब मूल बिंदु की P से दूरी और मूल बिंदु की Q से दूरी बराबर है। फिर मैंने एक बिंदु और लिया जिसकी दूरी किसके बराबर ले ली, यहाँ से Q वाले के साथ। तो आप यहाँ देखेंगे जो मैंने यहाँ पर ऑरेंज निशान लगा रखा है, O की P से दूरी बराबर आ गई O की R से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारे बराबर होंगे। तो OP किसके इक्वल आ गया, OR के, मतलब मूल बिंदु की P से दूरी आ गई किसके बराबर, मूल बिंदु की R से दूरी के। तो वो जो संबंध होता है संक्रामक, कि अगर A का B के साथ है, B का C के साथ है, तो A का संबंध C के साथ होना चाहिए, वो यहाँ पर हमारा पूरा उसका पालन कर रहा है। तो ये हमारा तुल्यता संबंध हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो ये कह रहा था कि अगर कोई बिंदु P जो 0,0 के बराबर नहीं है, उससे संबंधित जितने भी हमारे बिंदु होंगे वो एक वृत्त को निरूपित करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। तो देखो आसान था कि हमने एक बिंदु जो ये मान लिया उसको कहाँ ले लिया, वृत्त की परिधि पर। ठीक, और जहाँ पर 0 जो मैंने बनाया है बड़ा वाला मूल बिंदु है, और OP की दूरी मैंने मान ली K, तो मैंने आपको बताया कुछ भी मान सकते हो, अचर राशि है, तो उसका चित्र या उसका फिगर आप ऐसा दिखा सकते हैं थोड़ा कि ये हमारा बिंदु P वृत्त की परिधि पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गए 0,0 उसके निर्देशांक मूल बिंदु के जो होते हैं। अब सवाल में ये था कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय जो होगा वो एक वृत्त को दिखा देगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो वो तो आपकी जो बात थी वो यहीं पर ही खत्म हो गई थी। ठीक है, अभी आप थोड़ा बहुत यहाँ आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या बताया था आपको, अगर बिंदु P वृत्त की परिधि पर है और फिर हमें एक बिंदु का समुच्चय लेना है जो P से संबंधित होने चाहिए, तो यहाँ संबंधित का मतलब आप ये कह सकते हैं कि P अगर रहता है वृत्त की परिधि पर तो उससे संबंधित बिंदु भी कहाँ रहेंगे, वृत्त की परिधि पर। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बिंदु थोड़ा लगा के बताए हैं, अगर ये सारे बिंदु यहाँ पर आएंगे तो सिंपल सी बात है, किसी एक बिंदु से अगर दूरी बराबर आती है बाकी बिंदुओं की तो वो किसको दिखा देता है, वृत्त को। तो वो चीज़ तो आपको मैंने बताई दी थी कि यहाँ पर वो उसका पूरा पालन कर देगा। ठीक है, अब जरा बच्चों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है। सवाल नंबर 12वां, आइए सवाल नंबर हमारा 12वां क्या है, पहले पढ़ लेते हैं उसको। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, अब यहाँ बच्चों देखो किसकी बात आ गई, यहाँ पर हमें कह रहा कि एक हमारा समुच्चय है A, वो समुच्चय किससे बना हुआ है, समस्त त्रिभुजों से, मतलब उस समुच्चय में जितने अवयव हैं वो अब त्रिभुज के रूप में लिए गए हैं। ठीक है, R वही जैसा आपको बताया संबंध क्या दे रखा है, T1, T2, T1, T2, और T1, T2 आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहे होंगे, ये हमारे कैपिटल में दे रखे हैं। ट्रायंगल जिसे कहते हैं कि ट्रायंगल की स्पेलिंग होती है त्रिभुज की, उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारा होता है कैपिटल। ठीक है, तो वहाँ से इसने बना रखा होगा। अब ये कह रहा है कि संबंध क्या है कि T1, T2 के समरूप है।
मतलब इसमें जैसे कि हमको बताया एक त्रिभुजों का समुच्चय है, जहाँ पर ना जो हमें त्रिभुज दे रखे हैं कि एक दूसरे के समरूप है। जैसे यहाँ से दे रखा है कि अगर T1 T2 को देखें तो T1 T2 के समरूप है। तो अब हमें इससे परिभाषित संबंध को एक को दिखाना है, तुल्यता संबंध। देखिए अभी जो मैंने सवाल आपके सामने खत्म किया था, सवाल 11वां, तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी तुल्यता संबंध के बारे में। हमें स्वतुल्य दिखाना है, सममित और संक्रामक। फिर आगे कुछ और कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। मतलब आपको पहले फर्स्ट पार्ट खत्म करना है, तुल्यता संबंध दिखाना है, उसके बाद फिर विचार करना है, और विचार करने के बाद फिर हमें एक चीज़ और बतानी है कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, अब देखो हमें संबंध जो दे रखा है वो दे रखा है दो त्रिभुजों के बीच में समरूप का। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो देखिए जरा, ये हमारा 12वां है, तो 12वें का हम देखो पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जरा करते हैं इसको। तो जो हमें दे रखा है पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है R, ठीक है, R हमें दे रखा है T1, T2। ऐसा है कि T1 जो है हमारा T2 के समरूप है। ठीक है, मतलब दिया है हमें ये, और जहां समुच्चय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां समुच्चय A सभी त्रिभुजों के लिए है। तो यहां मैंने आपको पहले लिख के बता दिया कि हमें क्या क्या दे रखा था, कि R में दे रखा है T1, T2, जहां T1 T2 के समरूप है, और जो समुच्चय में A दे रखा है वो दे रखा है हमें त्रिभुजों के लिए। जैसे दे रखा था कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, मतलब समुच्चय जो A है वो त्रिभुजों के लिए इसमें दे रखा है, या जो उसके समुच्चय के अवयव हैं वो त्रिभुज के रूप में यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें दिखाना होगा, आपको पता है सबसे पहले क्या, स्वतुल्य। अब स्वतुल्य संबंध क्या बनेगा इसका, इस बात पर ज़रा ध्यान देना। संबंध हमें दे रखा है दो त्रिभुजों के बीच में कि T1 T2 के समरूप है, तो उसका स्वतुल्य क्या होगा, अपने का अपने के साथ, कि कोई त्रिभुज हमें दे रखा है वो अपने का अपने साथ समरूप होना चाहिए। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई सा भी जो त्रिभुज होता है वो अपने आप में हमारा समरूप होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्वतुल्य में प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको पता होगी। अगर नहीं पता थी या आप भूल गए थे, ये होता है, जैसे आप क्लास वाइज बढ़ते रहते हैं तो या तो चीज़ें आपको याद होती रहती हैं, और याद तभी होंगी जब आप उस पर ध्यान देंगे, मतलब आप सब कुछ हल्के हल्के भूलते जाएंगे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ो उसको अच्छे से समझो। ठीक है, स्वतुल्य में क्या लिखा, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। तो उसमें स्वतुल्य का वही तो होता है कि जो भी हमें संबंध दे रखा है वो खुद का खुद के साथ हो। तो यहाँ पर हमारा स्वतुल्य हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा हमारा आ रहा है इसमें सममित। अब जरा सममित पर ध्यान देते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, जैसे कि T1 समरूप है T2 के, तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा? होगा। जैसे यहाँ पर दो आप त्रिभुज बना के दिखा सकते हैं कि अगर पहला दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के तो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख देंगे कि यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले वाले के तो होना ही होना है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज की जो विशेषताएं होती हैं बहुत सारी होती हैं और जो आपने पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, तो 10वीं क्लास में ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आ रहा है संक्रामक। अब जरा संक्रामक पर ध्यान देते हैं कि संक्रामक क्या होगा इसका। संक्रामक आपको पता ही है कि ये अगर यदि A का संबंध B के साथ है, B का A के साथ है, तो A का हमारा C के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सवाल के अनुसार अगर T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के, तो सिंपल सी बात है कि T1 समरूप T3 के हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख के बता देंगे कि यदि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। ठीक है, समरूप है तो T1 T3 के भी समरूप होगा। तो बस बच्चों, ये हमारा इस सवाल का तुल्यता संबंध जो दिखाना था वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मैं इसको एक बार और हल्का सा रिवाइज करके बताऊंगा कि जो हमें संबंध दे रखा था त्रिभुजों के समुच्चय में वो ऐसा है कि एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है। मतलब जो संबंध दे रखा है हमें त्रिभुजों का वो ये दे रखा है। तो हमने सबसे पहले तुल्यता संबंध दिखाना था, तो सबसे पहले हम कहाँ पर आ गए आपका स्वतुल्य पर। स्वतुल्य क्या होगा कि जो संबंध है वो अपने का अपने साथ होना चाहिए। तो संबंध यहाँ क्या दे रखा था कि एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, तो इसका हमारा क्या बनेगा, हर त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। स्वतुल्य खत्म। सममित में क्या है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के होना चाहिए, वो भी हमको बताया होगा ही होगा। इसकी विशेषता या प्रॉपर्टीज होती हैं त्रिभुज की। और तीसरा है संक्रामक। अगर एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के है, तो पहला तो तीसरे के होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर बता दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर आखिरी में, अतः संबंध जो है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे उसके सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट में आखिरकार वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, मतलब इसने एक समकोण त्रिभुज मान लिया होगा T1 जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज के अनुसार कह रहा है। फिर कह रहा है भुजाओं 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, अगर वो T2 को दिखाता है। और फिर 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है हमें।
और बताना है कि इनमें क्या संबंध है। देखो जो हमें सवाल में दे रखा था ऊपर, वो दे रखा था कि T1 T2 के समरूप है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो भुजाएं होती हैं समानुपाती। ठीक है बच्चों, इस बात पर ध्यान देना है क्योंकि इस बात का यूज़ मैं अब इसके सेकंड पार्ट पर करने वाला हूँ कि अगर जैसे हम कह रहे थे सवाल में दे रखा था कि T1 T2 के समरूप है, तो उसका मतलब यह है कि T1 T2 की जो भुजाएं होंगी आपस में वो समान अनुपात में होंगी। तो समरूप की एक विशेषता होती है। हम इस विशेषता का यूज़ अब इसके सेकंड पार्ट में अब करके बताने वाले हैं। जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसको लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसा लिख दीजिए, सेकंड पार्ट या दूसरा भाग। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, दूसरा भाग। ठीक है, तो जो है जैसा है आप उसको समझ लीजिए, सेकंड पार्ट या दूसरा भाग एक ही बात है। तो यहाँ पर अब हमें जो दे रखा है कि T1 के लिए 3 4 5 भुजाओं के हिसाब से दे रखा है, T2 में दे रखा है 5 12 13 और वैसे में दे रखा है 6 8 10 का T3। तो अब क्या होगा, हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आप ले लिया T1 को T2 के साथ, T1 का हमें दे रखा है 3 4 5, T2 का दे रखा है 5 12 13। तो मैं ये देखूंगा कि T1 की जो भुजाएं दे रखी हैं और T2 की जो भुजाएं दे रखी हैं वो समान अनुपात में है या नहीं है। मतलब समान अनुपात का मतलब ये है कि अगर मैं इसको हल करता हूँ, जैसे कि मैं आपको एक पहले मौखिक बता दूँ ज़रा, 3 4 5 है T1 का, आप देख सकते हैं, और यहाँ आ रहा है 5 12 13। तो ये जो 3 4 5 है वो 5 12 13 के समान अनुपात में नहीं है। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। 5 12 13 को ले लिया मैंने 6 8 10 के साथ, तो आप देखोगे 6 8 10 और 5 12 13 इनमें भी हमारा अनुपात समान नहीं आएगा। मतलब समान का मतलब एक जैसा नहीं आएगा। पर जैसे मैं T1 को लेता हूँ T3 के साथ, तो T1 में क्या दे रखा है, मैं बुझाएं 3 4 5 और T3 में दे रखा है 6 8 10। तो अब इस बात का ध्यान देना, 6 8 10 ये तीनों नंबर हमारे डिवाइड हो रहे हैं या भाग हो रहे हैं 2 से। तो आप पहले एक काम ये करना, ज़रा इसको मौखिक ही आप ऐसा देखना कि 6 8 10 को मैं किससे डिवाइड करूं, 2 से। तो आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 की जगह 3, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब 3 4 5 ये नंबर भुजाओं के हमें पता है T1 के साथ। तो T1 में 3 4 5 था और T3 में जो 6 8 10 था उसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो वो भी कितना आ गया 3 4 5। तो दोनों एक जैसे आ गए, और जब दोनों एक जैसे आते हैं तो वो समान अनुपात कहलाएगा, और समान अनुपात होगा तो वो हमारा एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो अब हम इस बात को जो कह रहे थे वो लिख के बता देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम T1 समरूप नहीं होगा किसके, बताओ, T2 के। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि भुजाएं समान अनुपात में नहीं है। तो जैसा मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है, मौखिक बताया है कि कैसे कैसे लेना है। ठीक है, कि T1 समरूप नहीं होगा T2 के, T1 समरूप T2 के नहीं होगा। ठीक है, और T2 समरूप नहीं होगा T3 के। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, और T2 समरूप नहीं होगा किसके,
T3 के। अब यहाँ पर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, जैसा आपको पता होगा जब एक ही चीज़ अगर बार बार लिखनी पड़े तो हम वहाँ पर डैश डैश का निशान लगा सकते हैं कि जो चीज़ ऊपर लिखी है वो नीचे भी है, कि बुझाएं समान अनुपात में नहीं है। पर तीसरा जो अब केस आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखना सही रहेगा। परंतु T1 समरूप होगा किसके बच्चों तो T3 के समरूप होगा। और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि भुजाएं समान अनुपात में है। तो बस बच्चों ये जो था ना कि इस पर विचार कीजिए, या जो दिखाना था कि ये संबंध एक दूसरे के साथ कैसा बना रहे हैं T1, T2 और T3, वो संबंध बस ये देखना था कि ये समरूप होंगे या नहीं होंगे। जैसे T1 T2 के होगा या T2 T3 के हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उनको जांचना था। और समरूप जांचने के लिए जो मैंने आपको बताया कि भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक काम ये करेंगे, 12 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब जो सवाल 13वां होगा उसको हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना।